Hello students, this is Dr. Vinod Kallamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss one important phenomenon which is nothing but the photoelectric effect. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. In 1887, Heinrich Hertz found that whenever the radiation of suitable frequency incident on the metal surface, whenever the radiation of suitable frequency incident on the metal surface, there is the emission of electron takes place. और इस प्रॉपर्टीज को या इस फेनोमेनन को उन्होंने बहुत ही डिटेल में ऑब्जर्व किया कि इंसिडेंट होने वाला रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होता है वहाँ पे, इंसिडेंट होने वाला रेडिएशन का इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है. ओके तो ये सब उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली. और उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कैसा था वो एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. लेकिन जो भी रिजल्ट्स वहाँ पे हेनरिच हर्ट्ज को या लेनार्ड्स को मिल रहे थे, उन रिजल्ट्स को, अब रिजल्ट तो मिल गए. ओके रिजल्ट्स को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये रिजल्ट्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. वेव थ्योरी जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है. ओके सो वेव थ्योरी का कहना कुछ अलग था और रिजल्ट्स कुछ अलग मिल रहे थे. तो ये दोनों कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहे थे. यानी इस इफेक्ट के या इस एक्सपेरिमेंट्स के जो भी रिजल्ट्स वहाँ पे मिल रहे थे, उन रिजल्ट्स को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई किया, अलग अलग थ्योरी पुट अप हुए, लेकिन 1905 में सर आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पिकअप किया. उन्होंने एक थ्योरी को लिया है, उन्होंने कहाँ से, मैक्स प्लैंक का जो भी कहना था 1900 में. तो उसके बेसिस पे आइंस्टाइन ने इसको पूरे इसके जो भी रिजल्ट्स थे, सो रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया. यानी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से वहाँ पे हर एक जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे, उन रिजल्ट्स को उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया था. तो वो रिजल्ट्स को कैसे एक्सप्लेन किया, कौन कौन से रिजल्ट्स थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इन सभी को हम यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं. तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा पॉइंट शुरू करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इसको शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हमें पता होना चाहिए. द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम? क्या एक्सरेज और गामा रेज में डिफरेंस क्या है, एक्सरेज विजिबल स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है, एक्सरेज रेडियो वेव्स में डिफरेंस क्या है, क्या ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम के पार्ट्स है क्या? द आंसर इज दैट यस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द गामा रेज. ओके आफ्टर दैट एक्स रेज, उसके बाद आते हैं यूवी रेज, उसके बाद आता है विजिबल स्पेक्ट्रम, उसके बाद आता है यहाँ पे IR इंफ्रारेड, उसके बाद यहाँ पे माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स. अब ये सभी जो भी रेज है, दे आर द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके सो अभी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे. जो भी अगर रेड कलर का लाइट दिख रहा है, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लेकिन यहाँ पे अगर देखते हो आप, जैसे जैसे हम इस साइड आ रहे हैं, एक्सरे गामा रेज से लेके एक्सरेज वगैरह, तो वहाँ आपको दिख रहा हो कि वेवलेंथ ऑफ दैट वेव गोज ऑन इंक्रीजेस. ओके वेवलेंथ बढ़ रहा है. तो सबसे कम वेवलेंथ किन वेव का होगा? तो आंसर है गामा रेज का. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव्स का. अगर हम एक्सरेज की बात करते हैं तो एक्सरेज का वेवलेंथ होता है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट, उस रेंज में 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट. अगर वही बात हम करते हैं रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ होता है इन अ मीटर. इट मे बी द 200 मीटर, इट मे बी द 400 मीटर, इट मे बी द 1 किलोमीटर. इतना बड़ा वेवलेंथ उसका होता है, एक वेव का लेंथ. तो ये जो भी है, ओके जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है. ओके अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि एक्सेस की वेलोसिटी ज़्यादा होगा कि रेडियो वेव्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो आंसर इनका है कि सभी वेव्स की वेलोसिटी सेम होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा भी हो,
इट मे बी द एक्स रेज, इट मे बी द गामा रेज, सभी के वेलोसिटी सेम होता है और सभी का वेलोसिटी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे c विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अब यहाँ पे जैसे जैसे हम इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं वैसे वैसे ही देखने को मिल रहा है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है। अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होना चाहिए। ओके, तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, इन तीनों में एक बहुत वेल नोन इक्वेशन हमें पता है दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है, ओके, जैसे कि हम इस साइड आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ेगा। अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होना चाहिए। ओके, फ्रीक्वेंसी गोज ऑन डिक्रीजेस एज सुन एज द वेवलेंथ गोज ऑन इंक्रीजेस। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है? इट इज नथिंग बट द 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसलिए एक्सरेज हो या विजिबल लाइट हो या आप गामा रेज कंसिडर करो, कोई भी रेज कंसिडर कीजिए, सबकी वेलोसिटी सेम होता है। सो डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ तो चेंज होगा ही होगा। ओके, हर एक करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को एक करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा ही होगा। ओके, सो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। अब हम बेसिक पॉइंट्स पे आते हैं। व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ओके, according to what Heinrich Hertz observed, so he observed that if this is a metal surface, it may be the sodium, it may be the cesium. ओके, अगर ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर जब भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, ओके, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर, तब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मेटल सरफेस में से बाहर निकल रहे हैं। सो दीज आर दैट इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो भी रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, whenever the radiation of suitable frequency, whenever the radiation of suitable frequency incident on the metal surface, there is the emission of electrons takes place. ओके, तो वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी हम कुछ देर बाद देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे जनरली अगर हम सोडियम कंसिडर कर रहे हैं या अगर हम कंसिडर करते हैं सेजियम में, तो इसमें एक्सरेज अगर इसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं या अल्ट्रावायोलेट लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं, तो देयर इज अ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। और जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इफेक्ट इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। What is the photoelectric effect? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। So it is nothing but the phenomenon in which as soon as the image incident of radiation takes place of suitable frequency on a metal plate, there is the emission of electrons takes place. Okay, this phenomenon it is called as a photoelectric effect, and these emitted electrons are called as an photoelectrons. इनको क्या कहेंगे हम? photoelectrons. Okay, photo means light, इलेक्ट्रिक ओके मीन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे लाइट इंसिडेंट हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हर वक्त एक यहाँ पे कंडीशन आ रहा है कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अब वो क्या होता है थोड़ी देर बाद हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस वन, इट इज अ फर्स्ट इलेक्ट्रोड जिसको हम ए करके नाम दे देंगे। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोड, दिस वन इज द सेकंड इलेक्ट्रोड विच इज नथिंग बट द बी इलेक्ट्रोड। ओके, अब ये जो भी इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होने वाला है, दिस इलेक्ट्रोड इट इज कोटेड विद द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। यानी इसके ऊपर हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल को क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, दिस इज द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, इट इज कोटेड विद द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ओके, ये वाला इलेक्ट्रोड। अब एक तो ये इलेक्ट्रोड खुदों के फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना होगा या उसके ऊपर एक लेयर होगा, ओके, फोटो सेंसिटिव मटेरियल का कोटिंग का। ओके,
दूसरा इलेक्ट्रोड जो भी है, ओके, इन दो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। ओके, ये जो भी है दिस इज नथिंग बट द पावर सप्लाई, this one is a rheostat. With the help of this shifting this pointer we can increase or decrease the potential difference across these two electrodes A and B. फिलहाल हम 8 इलेक्ट्रोड्स को, जिसको फोटो सेंसिटिव मटेरियल से हमने कोट किया था, ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को, और बी इलेक्ट्रोड जो भी है इट इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर वी कैन, व्हेन वी शिफ्ट दिस वन द ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस गोज ऑन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ए और बी के बीच में, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करने के लिए यहाँ पे हम वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं। और इस सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है तो वो करंट हम इसके हेल्प से मेजर करने वाले हैं। दिस इज नथिंग बट द माइक्रो एमीटर। ओके, तो ये है सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हम कंसिडर कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स ऐसे ग्लास ट्यूब में जो इवैक्यूएटेड है, ओके, वहाँ पे कुछ भी एयर पार्टिकल नहीं होंगे, उसको पूरा इवैक्यूएट किया हमने। अब इवैक्यूएटेड किए हुए ग्लास चैम्बर के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स हमने रखे हैं, और यहाँ पे हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट करके दिया है जिन रेडिएशन को हमें इंसिडेंट करना है, ओके, दैट रेडिएशन कैन बी इंसिडेंट विद द हेल्प ऑफ दिस विंडो। सो दिस विंडो, ओके, इट इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज मटेरियल, इट इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज मटेरियल। ओके, तो अब जिन रेडिएशन को हमें इंसिडेंट करना है वो रेडिएशन हम इस साइड से उसके ऊपर फॉल करने वाले हैं। ओके, जैसे रेडिएशन इस सरफेस के ऊपर फॉल होंगे तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेनन होगा। अगर आप रेडिएशन को जो भी इंसिडेंट कर रहे हो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी है तो डेफिनेटली यहाँ पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक दिस वन, दिस इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट होंगे। क्यों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसके दो रीजंस हैं, और ये कंसेप्चुअली थोड़ा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए। जैसे ही यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, ओके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को खुद की काइनेटिक एनर्जी होगा। उन काइनेटिक एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा रीजन भी है कि ये जो भी इलेक्ट्रोड है इसको हमने मेंटेन किया है पॉजिटिव पोटेंशियल पे। ओके, जैसे इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे मेंटेन करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ऐसा इमेजिन करेंगे ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये इलेक्ट्रोड कौन से पोटेंशियल पे, नेगेटिव। ओके, अब मुझे बताइए इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव पोटेंशियल इस प्लेट का क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड का नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा। एट द सेम टाइम इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये पॉजिटिव पोटेंशियल का प्लेट क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अब एक तरफ से फोर्स ऑफ रिपल्शन, दूसरी तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन दोनों जो भी फोर्सेस है वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। ओके, तो फोर्सेस एक्ट हो रहे उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को खुद का मास है, अब उसके ऊपर फोर्स अगर एक्ट हो रहा है और खुद का मास है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा। ओके, सो F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो इलेक्ट्रॉन का हर वक्त क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिसका मास है m, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। अब ये जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, ओके, तो एक्सेलरेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इन ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रीच होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रीच होंगे तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलने वाला है। लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रीच हो रहे, बी इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने देखा पूरे सर्किट में यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ए इलेक्ट्रोड से लेके बी इलेक्ट्रोड तक पहुंच रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, अगर चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, अगर चार्ज कैरियर का मूवमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट फ्लो होगा। अब जो भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है इट इज ड्यू टू द
photo electrons, and that type of current it is called as an photo current. Okay, so photoelectric effect phenomenon अलग, photo electrons उस प्रोसेस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी सर्किट में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट इट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे मिलेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I सफिक्स P से. ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो कन्वेंशनल करंट का जो भी डायरेक्शन होगा इस सर्किट में वो डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा. सो इन दिस डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट गेट फ्लो. ओके, इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है. ओके, अब यहाँ पे ये सिंपल सा एक फेनोमेनन यहाँ पे हमने बात कर लिया. अब यहाँ पे और एक चीज मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, इस वोल्टेज के कारण ये प्लेट निगेटिव हो रहा है, ये प्लेट पॉजिटिव हो रहा है, और इनके कारण जो भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है. ओके, देयरफॉर दिस पोटेंशियल इट इज कॉल्ड एज एन, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, इसके बाद जब हम इनकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ, इसको अगर निगेटिव में बना लेता हूँ, तो ये जो भी प्लेट है इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, ये प्लेट जो भी इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव. जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे यहाँ पे, उन इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये जो भी नेगेटिव प्लेट है उनको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स विद सम काइनेटिक एनर्जी निकल चुके थे उनका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा. वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना है, इसका मतलब क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्सेलरेटिंग. तो जब हम पोलैरिटी रिवर्स करेंगे, ओके, तो उसको हम बोलेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल. यहाँ पे दो टाइप के पोटेंशियल आते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल. मेरे ख्याल से दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं. ओके, अब यहाँ पे देखिए पूरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इसके ऊपर ही डिपेंड है. अब ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेनन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ओके, तो सोचिए हम इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं. और एक बोलता हूँ कि ठीक है, जैसे जैसे लाइट इंसिडेंट हो रहा है वैसे वैसे इसमें से करंट फ्लो होगा. लाइट ज़्यादा इंसिडेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इमिट होंगे. ऐसे सोचिए थोड़ा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे. अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इमिट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रीच होंगे. अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच हो रहे तो IP दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा. अब हमें थोड़ा सोचना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये किस किस के ऊपर डिपेंड हो सकता है. ओके, किस किस के ऊपर डिपेंड हो सकता है, थोड़ा सोचिए. क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें अगर बढ़ाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोच के देखिए. ओके, सोचने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिन पे ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड होगा. फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड होगा. द फर्स्ट क्वांटिटी इट इज नथिंग बट द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा अप्लाई करता हूँ, ओके, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं सभी को वो अट्रैक्ट कर लेगा. अब सभी इलेक्ट्रॉन्स अगर वहाँ तक जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स कर देता हूँ तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो रहे थे, ओके, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच भी नहीं रहे या बहुत कम पहुँच रहे, क्योंकि जब मैं इसको रिवर्स करेंगे तो ये प्लेट निगेटिव हो जाएगा. निगेटिव प्लेट निगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा. ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम जो भी चेंज कर रहे हैं, ओके, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट डेफिनेटली किसके ऊपर होने वाला है, करंट पे होने वाला है. क्योंकि आप रिवर्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच रहा है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा. ओके, तो एक चीज हमें पता चला कि जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. एक चलो नेक्स्ट वन. अब और क्या वेरी कर सकते हैं हम अब ये देखते हैं कि जो भी रेडिएशन हम इंसिडेंट कर रहे हैं, ओके, जो भी रेडिएशन हम इंसिडेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करते हैं,
उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम अगर चेंज करते हैं तो हो सकता है कि आईपी उसके ऊपर डिपेंड हो। सो सेकंड पैरामीटर इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक देखा गया कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम कम करते जाओगे, जैसे जैसे आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम कम करते जाओगे, तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम हो रहा है, ओके, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको फोटोइलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी उससे अगर कम कर लिया आपने तो वहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। लेकिन उसके कम अगर फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करते हो, उसकी कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करते हो, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना नहीं होगा। अगर फेनोमेना नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। अगर इमिट इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रीच होने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, जैसे जैसे आप लाइट इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम कम करते जा रहे हो तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आता है, वहां तक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर आप एक फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करते हो तो उस वक्त देयर इज नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ओके, तो जो भी मिनिमम था, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितना भी रखते हो तो यहाँ पे इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही रख के ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कम अगर आप रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट करते हो तो यहाँ पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेफिनेटली आईपी की वैल्यू डिपेंड होगा। अब एग्जैक्टली कैसे डिपेंड होगा थोड़ी देर बाद देखने वाले। सेकेंड वन, जो भी रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं, ओके, उस रेडिएशन की वेवलेंथ ऑब्वियसली है। अब वेवलेंथ अगर आपको चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हर एक फ्रीक्वेंसी को एक करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा। ओके, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर करेंगे उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होगा। ओके, सो वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करोगे आप? इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ओके, उस वेवलेंथ से ज्यादा अगर आप वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट करते हो तो इमिशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी के लिए हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ बोलेंगे। ओके, चलो फ्रीक्वेंसी या ऑब्लिक में कर लेता हूँ, यहाँ पे वेवलेंथ, इनके ऊपर डिपेंड होगा। ओके, और एक कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड हो सकता है? यस, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, आपने गेस किया होगा कि इंटेंसिटी, जो भी लाइट, जो भी रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, ओके, इंटेंसिटी ज़्यादा अगर है तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर इंटेंसिटी लाइट की बहुत कम है, इंटेंसिटी लाइट की बहुत कम है तो बहुत कम फोटॉन्स ऐसे, सॉरी, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इमिट होंगे, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँचेंगे तो डेफिनेटली करंट कम होगा। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों के अलावा और एक फैक्टर आएगा, दैट इज नथिंग बट द आई। ओके, दिस आई इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब हमें इतना तो पता चल गया कि जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, it is depends on the applied potential difference between these two electrodes. This IP is depends on wavelength or frequency. This IP, that is the photoelectric current, depends on this intensity of incident radiation. अब हमें देखना है कि exactly results कैसे आ रहे थे। ओके, हेनरिच हर्ट्ज को, लेनार्ड्स को रिजल्ट कैसे मिल रहे थे उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। रिजल्ट ऐसे क्यों मिल रहे थे इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब आइंस्टाइन का एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा तब। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो उनको क्या एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिला, देखिए उनको रिजल्ट कुछ ऐसे मिले। अलोंग एक्स एक्सिस हम इंटेंसिटी को लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस हम फोटो करंट को लेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो जैसे जैसे उन्होंने इंटेंसिटी कम कम करते गए,
जैसे जैसे इंटेंसिटी की वैल्यू कम कम होते जा रहा है, वैसे वैसे करंट की वैल्यू कम कम होते जा रहा था. Okay, so as we decrease the intensity of light, incident light, keeping the frequency constant, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर लाइट रखा है, एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है. ओके, ना तो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, ना तो हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं. जो भी वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी अप्लाई किया है, सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं इंसिडेंट होने वाला लाइट का इंटेंसिटी. ओके, अब इंटेंसिटी का यानी इंटेंसिटी को कैसे एक्सप्लेन करूं, तो इंटेंसिटी आपको पता होगा कि लेजर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी टॉर्च. ओके, अगर आप 100 वैट का एलईडी बल्ब लगाते हो और उसी जगह पे अगर 10 वैट का एलईडी बल्ब लगाते हो तो 100 वैट का लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 10 वैट. ओके, तो वो जो भी इंटेंसिटी आपको समझ में आ रहा है, वो इंटेंसिटी अब हम इंसिडेंट रेडिएशन की कम ज़्यादा कर रहे हैं. ओके, जैसे ही हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कम कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक देखने को मिला कि इस सर्किट में जो भी फोटो करंट है, फोटो करंट की वैल्यू कम कम होते जा रहा है. जैसे ही इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी हम 0 कर देंगे, इसका मतलब है देयर इज नो लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस. ओके, जैसे हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी की वैल्यू 0 कर देंगे, उस वक्त हमें ये देखा गया कि सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. ओके, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस इंटेंसिटी अलॉन्ग बाय एक्सिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ज़्यादा वैसे वैसे करंट भी ज़्यादा, जैसे जैसे इंटेंसिटी की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ रहा है. सो लाइक दिस वन, सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. और जब इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो रहा है, जब इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो रहा है, ओके, तो उस वक्त फोटो करंट की वैल्यू भी 0 हो रहा है. सो ये था ऑब्जर्वेशन, ये था इफेक्ट ऑफ आई, दैट इज द इंटेंसिटी ऑन आई पी. ओके, उनको जो भी रिजल्ट मिल रहे थे वो. अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम एक्सप्रेशन बाद में देखेंगे. सेकंड जो भी फाइंडिंग था, दैट इज द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन आई पी, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन आईपी. तो जो भी वोल्टेज है, उस वोल्टेज का इफेक्ट फोटो करंट पे क्या हो रहा है, वो अभी हमें डिस्कस करना है. अब हम इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखेंगे. एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करेंगे और उसकी इंटेंसिटी भी कैसा होगा, कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी कांस्टेंट है. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिर्फ इस नॉब के थ्रू ओके यहाँ पे चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हम चेंज कर रहे हैं. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं. अब यहाँ पे जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, देखिएगा. रिजल्ट्स आर लाइक दिस वन. यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, दिस वन इज द वाई एक्सिस. ओके, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम वोल्टेज लेने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. अलॉन्ग वाई एक्सिस हम आईपी कंसिडर करेंगे, दैट इज नथिंग बट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ओके, जब आपने वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई किया था, मान के चलिए 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट लाइक दिस वन, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे दैट फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ेगा. और एक वोल्टेज के बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है. यानी हायर में जो आप वोल्टेज दे रहे हो, एक वोल्टेज के बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है लाइक दिस वन. सो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ इज लाइक दिस वन. जो भी कर्व आ रहेगा, कर्व इज लाइक दिस वन. ओके, सो ये कर्व मुझे मिल रहा है. लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे वोल्टेज आप 0 अप्लाई करोगे, ओके, वोल्टेज यहाँ पे 0, 1, 2, इन दिस वे 3, 4, 5, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे फोटो करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा, बाद में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बाद में कैसा है वो कांस्टेंट है. लेकिन यहाँ पे देखा गया जब आप अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू 0 रख रहे हो, यानी 0 जब रख रहे हो, इसके मतलब है इसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं और इस प्लेट के ऊपर भी कोई भी पोटेंशियल नहीं. स्टिल ऐसा देखा गया कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक रीच हो रहे हैं, यहाँ तक रीच हो रहे हैं. ओके, अगर यहाँ तक रीच हो रहे हैं तो सर्किट में करंट तो फ्लो होने वाला है और जो भी करंट फ्लो होगा वो करंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, भले ही आपने वोल्टेज कितना अप्लाई किया, 0. ओके, तो जब वोल्टेज हमने 0 अप्लाई किया तब भी हमें करंट मिल रहा है, तब भी हमें करंट मिल रहा है.
अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे। अब हम यहाँ पे पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे। जब आप पोलैरिटी को रिवर्स करोगे, ओके, जब हम पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस वन इज अ नेगेटिव। अब पॉजिटिव मैंने किसको कनेक्ट कर दिया, ए प्लेट को, नेगेटिव किसको कनेक्ट कर दिया, बी प्लेट को। तो नेगेटिव जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जैसे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक यहाँ पे हो ही रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। अब ये जो भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विथ इट्स काइनेटिक एनर्जी, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे थे। ओके, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये बी प्लेट क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा, ए प्लेट क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्सेलरेशन होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्सेलरेशन होगा। अब हो सकता है कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा है, भले वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा था, इनिशियल वेलोसिटी इतना ज़्यादा था इमिट होने के बाद, तो वो इवन दो डी एक्सेलरेशन होने के बाद भी, रिटार्डेशन होने के बाद भी, तो वहाँ तक पहुँच पा रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे, हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगा। ओके, तो यहाँ पे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ओके, अब मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रीच हो रहे थे, जैसे आप निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे, ओके, तो क्या उतनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रीच होंगे? द आंसर इज दैट नो, उससे कम होंगे। अगर कम इलेक्ट्रॉन रीच हो रहे तो सर्किट में करंट जो भी फ्लो होगा उसकी वैल्यू भी कम होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, ओके, सो रिटार्डिंग पोटेंशियल जिसको हम बोलेंगे, जैसे जैसे हम रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा रहे, वैसे वैसे ये प्लेट मोर नेगेटिव हो रहा है, वैसे वैसे ये प्लेट मोर पॉजिटिव हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन ऑफ दैट इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ेगा। अगर रिटार्डेशन बढ़ता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो भी रीच हो रहे थे उनकी क्वांटिटी और कम हो जाएगा। तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा, ओके, रिटार्डिंग वोल्टेज, जिस वोल्टेज के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो भी इमिट किया गया था वो इलेक्ट्रॉन भी वहाँ तक रीच नहीं हो सकता। तो उस वक्त जो भी करंट सर्किट में फ्लो होगा उस करंट की वैल्यू होगा 0। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमें ऐसे मिल रहा था, लाइक दिस वन। ओके, लाइक दिस वन ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है, हमने -1 वोल्ट अप्लाई किया, फिर भी हमें करंट मिल रहा था। बी को नेगेटिव किया, -2 वोल्टेज अप्लाई किया, फिर भी करंट हमें मिल रहा था। -3 वोल्टेज अप्लाई किया, फिर भी करंट मिल रहा है। लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस वोल्टेज के ऊपर करंट जो भी है, फोटो करंट, इट बिकम अ 0, यानी रिवर्स में रिटार्डिंग पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं। रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ओके, सो एक रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच the retarding potential at which the photoelectric current becomes 0, that is called as an stopping potential। उसको हम क्या कहेंगे, stopping potential। तो यहाँ पे एक stopping potential हमें मिल रहा है। ओके, अब सेम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने वाले हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है, जो भी लाइट पहले हम इंसिडेंट कर रहे थे उसकी इंटेंसिटी था I1। ओके, I1 इंटेंसिटी के वक्त हमें ये ग्राफ मिल रहा है। जब हम इंटेंसिटी करेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, ओके, I2, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसको रिवर्स करेंगे, इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे और वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद वैल्यू कम कम कर रहे हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का, उसके बाद वोल्टेज 0 अप्लाई किया, उसके बाद रिटार्डिंग पोटेंशियल इन दोनों के बीच में। तो जैसे हम कम कम करते जाएंगे, एक रिटार्डिंग पोटेंशियल आएगा जहाँ पे हमें आउटपुट जो भी आएगा, ओके, एक रिटार्डिंग पोटेंशियल आएगा जहाँ पे हमें आउटपुट करंट बिकम अ 0, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे विथ हायर इंटेंसिटी, ओके, यहाँ पे I1 इट इज लेस देन I2, यानी सेकेंड टाइम हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें इंटेंसिटी कैसा है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनिशियल। तो ज़्यादा है, तो जैसे जैसे ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा मिलेगा। तो इनिशियल कंडीशन करंट ज़्यादा मिल रहेगा, ओके, करंट हमें ज़्यादा मिल रहा है। और उसके बाद फाइनली अगर देखते हो तो फाइनल हमें ऐसा कुछ कंक्लूजन मिल रहा है। कंक्लूजन क्या मिला हमें,
वॉट एवर इट्स इंटेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन हमें लास्ट में जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ओके कैसा है, दोनों के लिए कांस्टेंट है। और मैं ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ ओके, मैं सिर्फ इसमें क्या कांस्टेंट रख रहा हूँ, मैं इसमें कर रख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इंसिडेंट लाइट की ओके। पहले इंटेंसिटी कितना रखा था हमने I1, फिर क्या चेंज किया पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मेजर किया IP, हमने ग्राफ प्लॉट किया ओके। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या मेंटेन किया, I2 इतना इंटेंसिटी मेंटेन किया, फ्रीक्वेंसी कितना है कांस्टेंट, हमने क्या वेरी किया वोल्टेज, क्या मेजर किया IP, तो हमें ग्राफ मिला ये वाला ओके। दोनों के लिए ये I2, दोनों के लिए सिमिलरिटी क्या है, दोनों केस में दोनों एक्सपेरिमेंट में सिमिलरिटी ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए कैसा है कांस्टेंट आया ओके। थर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे और ज़्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ा लेंगे, और ज़्यादा इंटेंसिटी हमने बढ़ा दिया, अब I3 किया, I3 इज ग्रेटर देन I2 नाउ ओके। लेकिन फ्रीक्वेंसी उस लाइट का उतना ही रखा, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उतना ही रखा। अब हम ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे और IP मेजर करेंगे। व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ इज लाइक दिस वन, दैट इज नथिंग बट द I3। सो हियर I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3 ओके। I3 सबसे ज़्यादा है तो, लेकिन वॉट एवर इंटेंसिटी आप कितना भी इंटेंसिटी रखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V0। So V0 it is nothing but the stopping potential at which okay it is a retarding potential, it is a maximum retarding potential at which the photocurrent become zero। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना भी हो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अब कंक्लूजन पे इंटेंसिटी कितना भी हो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ये एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिला है ओके। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो और थोड़ा हमें कंफ्यूज कर देगा, तो वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करेंगे, लेकिन सभी केसेस में इंटेंसिटी हम कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी सिर्फ वैरी करेंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे। तो हर सिचुएशन के लिए अब इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगा ओके, इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगा। अब सबसे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस वक्त पहली फ्रीक्वेंसी थी ν1 ओके, ν1 इज अ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब ν1 इतना फ्रीक्वेंसी लेके अब हम इतना कांस्टेंट इंटेंसिटी अप्लाई करके, यानी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इतना है, फ्रीक्वेंसी इतना है ओके। अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ओके, पॉजिटिव पोटेंशियल से लेके निगेटिव पोटेंशियल, यानी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से लेके निगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो डिफरेंस हम चेंज करते जा रहे हैं और IP मेजर कर रहे हैं। तो हमें रिजल्ट्स कैसे मिल रहा है यहाँ पे देख लीजिएगा रिजल्ट्स। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने जैसे ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है, इट इज नथिंग बट द वोल्टेज। सो ये 0 वोल्टेज, दिस इज द 1 2 3 4 इन दिस वे, -1 -2 -3 -4 ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी ν1 है और वोल्टेज चेंज करके जा रहे हैं और हमने IP मेजर किया। सो हमें ग्राफ जो भी मिला, द ग्राफ इज लाइक दिस वन, मान के चलिए ग्राफ इज लाइक दिस वन ओके, ग्राफ इज लाइक दिस वन। अब ये फ्रीक्वेंसी कितना रखा था हमने, ν1 ओके। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट हम करेंगे ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज कम कर रहे हैं वैसे वैसे IP की वैल्यू, दैट इज अ फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम कम होते जा रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ से वो ड्रास्टिकली कम हुआ और यहाँ पे 0 हो गया है। सो पहले केस के लिए ये क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो दिस इज नथिंग बट द V01, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें
पूरा एक्सपेरिमेंट रिवर्स करना है, पूरा एक्सपेरिमेंट डबल से रिपीट करना है, सॉरी रिवर्स नहीं करना है, रिपीट करना है विद द फ्रीक्वेंसी ν2, विद द फ्रीक्वेंसी ν2। अब ν2 जो भी फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ν1, ν2 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ν1। और यही एक्सपेरिमेंट हमें रिपीट करना है पूरा। हम क्या करेंगे, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ओके पहले जितना था V1 के वक्त उतना ही अब V2 के वक्त रख रहे, सिर्फ हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। अब जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे और V चेंज करके अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन A एंड B चेंज करके IP मेजर कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स कुछ ऐसे मिले। रिजल्ट जो भी मिल रहे हैं दैट रिजल्ट्स आर लाइक दिस वन। सो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट द V02। ये V01 था जब फ्रीक्वेंसी कितना था ν1, ओके जब फ्रीक्वेंसी कितना था ν1, अब फ्रीक्वेंसी कितना है ν2। क्या दिखा आपको, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गया नेगेटिव में, ओके अगर आप और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो इट इज इक्वल टू ν3 और बाकी एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो तो आपको इस तरीके का ऑब्जर्वेशन मिलेगा, इट इज लाइक दिस वन। सो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द V03 और फ्रीक्वेंसी कितना रखा ν3। सो देखिए जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे तो इस रीजन में अगर देखते हो आप तो फ्रीक्वेंसी का कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं। तो इस रीजन में सभी जो भी करंट है ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए डिफरेंट है, ओके तो ये था कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ I ऑन IP। इंटेंसिटी का इफेक्ट फोटो करंट पे होता है कि नहीं होता है, होता है। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ रहा है, ओके। सेकंड केस में हमने देखा इफेक्ट ऑफ V ऑन IP, दैट इज इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो करंट। तो यहाँ पे हमें देखा कि अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट अगर इंसिडेंट करते हो कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, लेकिन फाइनली स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैसा मिलेगा आपको, सेम। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, ओके। उसके बाद आपको देखा गया द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। तो जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाया इंसिडेंट लाइट की कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ते गया, ओके। तो ये थे ऑब्जर्वेशन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ द क्लासिकल मैकेनिक्स जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी का कहना क्या था, ओके। तो ये जो भी रिजल्ट्स हमें मिल रहे थे प्रैक्टिकली, तो वेव थ्योरी का एक्सप्रेशन क्या था वो हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद हम आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और आइंस्टाइन का एक्सप्रेशन जब भी आएगा तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है वो पूरा हम डिटेल देखने वाले हैं। 3 मेजर पॉइंट्स जहाँ पे वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, पहला पॉइंट कौन सा था वो हम देखते हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, if you increase the intensity, according to wave theory, if you increase the intensity of incident light, the kinetic energy of emitted electron, okay, should be increase। यानी जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज होना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जैसे कि हम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ओके, तो लाइट की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर। जितना इंटेंसिटी ज़्यादा उतना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल क्या दिख रहा है, देखिए प्रैक्टिकली इस केस में अगर देखते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए कैसा है, सेम है। वॉट एवर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वॉट एवर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर यहाँ पे हम क्लासिकल थ्योरी का कंसिडर करते हैं तो इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट हो रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द I2। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रीच हो रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मोर देन अकॉर्डिंग टू देम द काइनेटिक एनर्जी शुड बी मोर। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा होगा। लेकिन प्रैक्टिकल हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इंटेंसिटी कुछ भी हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है कि
kinetic energy of that electron, emitted electron, maximum kinetic energy of that emitted electron, it is independent of intensity. वेव थ्योरी का कहना था कि वो डिपेंड रहेगा, अब ये एक्सपेरिमेंट बता रहे कि वो डिपेंड नहीं होता. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स या वेव थ्योरी फेल हो चुका था. ओके, सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट कुछ ऐसा था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हमने जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया. अगर एक सरफेस है, ओके, तो सरफेस के ऊपर जैसे लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए बिलो विच देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. ओके, देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. लेकिन क्लासिकल थ्योरी का कहना ऐसा था, अगर कोई मेटल प्लेट कंसिडर कर रहे हैं, ओके, अगर इस मेटल प्लेट के ऊपर हम लाइट अगर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो वॉट एवर इट्स फ्रीक्वेंसी, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितना भी हो, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना चाहिए. ऐसा कौन कह रहा था? ऐसा क्लासिकल थ्योरी कह रहा था, ऐसा वेव थ्योरी. ओके, तो यहाँ पे वॉट एवर इट्स फ्रीक्वेंसी, नो प्रॉब्लम, बट देयर शुड बी द सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए. ओके, फ्रीक्वेंसी कितना भी कम रहा तो चलेगा. उस केस में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एंड ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे दिखेगा. लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं दिखाया गया. प्रैक्टिकली क्या देखा गया? सो इंटेंसिटी कुछ भी हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो भी होता है वो मिनिमम होना चाहिए. अगर बिलो विच, ओके, उसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी का हम इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी है मान के चलिए इट इज इक्वल टू 10⁵ हर्ट्ज, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम इंसिडेंट करते हैं तो देयर इज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन. वॉट एवर इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी कितना भी रखिए, कितना भी ज़्यादा, लेकिन अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, वॉट एवर द इंटेंसिटी कितना भी ज़्यादा रखिए, वहाँ पे आप देखते बैठिए इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. ओके, तो यहाँ पे आप अगर इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा लेते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम V0 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक्स प्लेस. ये कहाँ से आ रहा है? ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है. क्लासिकल थ्योरी क्या कहता था? क्लासिकल थ्योरी ये कहना था कि वॉट एवर द फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा भी इंटेंसिटी रहा तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ से इमिट होना चाहिए. तो ये दूसरा एक पॉइंट था जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स या वेव थ्योरी कंप्लीटली फेल हुआ था. ओके, अब तीसरा पॉइंट कौन सा? वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है. जब वेव थ्योरी के हिसाब से जब भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है, द लाइट इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, सो लाइट जब इंसिडेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो ये वेव पूरे सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, पूरे सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा. इतना पोर्शन यहाँ पे इल्यूमिनेट हुआ इस वेव के लिए. अब इस सरफेस में करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर वेवलेंथ हम ज़्यादा ले रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा ले रहे हैं. एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ज़्यादा है तो इतने एम्पलीट्यूड का रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं. ओके, सो इतने इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इल्यूमिनेट हो रहे हैं. ओके, अब ये वेव क्या कर रहा है? सो खुद के पास वो एनर्जी लेके आ रहा है. अब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इमिट होने के लिए एनर्जी लगेगा. सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ओके, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, जब आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो ये लाइट वेव्स, ओके, जो भी वेव्स है, ये वेव्स ये इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब करेंगे और इनको जैसे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे. लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम ये ऐसा सोच के चलते हैं, ओके, अगर हम कम इंटेंसिटी वाला लाइट इंसिडेंट करते हैं, ओके, विथ कम इंटेंसिटी वाला लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिल रहा है. ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी चाहिए बाहर निकालने के लिए. ओके, इस सरफेस से अब इस इलेक्ट्रॉन को पर सेकंड अगर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी मिल रहा है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी मिल रहा है पर सेकंड, तो डेफिनेटली कुछ सेकंड लगेंगे इसके पास एनर्जी जमा होने के लिए. ओके, जब इस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगा, क्योंकि पर सेकंड तो उसको इतना ही मिल रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास जब सफिशिएंट एनर्जी जमा होगा तब ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाएगा.
ऐसा किसका कहना है? वेव थ्योरी का कहना था। ओके क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स, जितना भी इल्यूमिनेट पोर्शन हो रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा एनर्जी एब्सॉर्ब करते रहेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे उसके बाद वो निकलेंगे, सो इट विल टेक अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप इंटेंसिटी कम रखते हो तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए, जैसे आपने लाइट इंसिडेंट किया और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए 10 मिनट लगे, हो सकता है 15 मिनट लगे, हो सकता है 5 सेकंड लगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देख रहे हैं हम? प्रैक्टिकली हम ये देख रहे थे कि एज सुन एज लाइट इंसिडेंट द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, as soon as the light incident on the surface of suitable frequency obviously, तो जैसे लाइट इंसिडेंट हो रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। दिस प्रोसेस इट इज साइमल्टेनियस प्रोसेस। ओके ऐसे लाइट गिरा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। क्लासिकल थ्योरी का कहना था कि यहाँ पे इट विल टेक अ टाइम ओके टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स, तो टाइम लैग वहाँ पे होगा, तो ये गलत था। तो ऐसे इन 3 पॉइंट्स के ऊपर क्लासिकल थ्योरी कंप्लीटली फेल हो चुका था। क्लासिकल थ्योरी हम बार बार बोल रहे हैं वो वेव थ्योरी जो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। ओके तो वेव थ्योरी वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। और उसके बाद इन सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने क्या किया है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1905 में आइंस्टाइन ने देखा कि ये बहुत ही मिसमैच हो रहा है, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स कुछ अलग आ रहे हैं, वेव थ्योरी कहीं कुछ अलग बता रहा है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन आइंस्टाइन को यहाँ पे सक्सेस मिला है। आइंस्टाइन ने 1905 में क्या किया? आइंस्टाइन ने जो भी थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दिया था 1900 में, दैट इज द थ्योरी ऑफ फोटॉन्स, ओके, उस थ्योरी को उन्होंने एज इट इज एक्सेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट करके जो भी प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिल रहे थे उन रिजल्ट्स को आइंस्टाइन ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ओके जहाँ पे क्लासिकल थ्योरी फेल हो रहा था वहाँ पे आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आइंस्टाइन ने क्या अज्यूम किया है? आइंस्टाइन ने अज्यूम किया है जो भी रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ओके, दैट रेडिएशन इज कंसिस्ट ऑफ एन एनर्जी पैकेट्स, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, दैट एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड एज एन फोटॉन्स। तो ये जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, दिस रेडिएशन इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके अगर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो एनर्जी ऑफ ईच एनर्जी पैकेट और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इट इज इक्वल्स टू एच न्यू। हर एक फोटोन की एनर्जी कितना है? एच न्यू। ओके सो पहला उन्होंने अज्यूम किया है कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ एन एनर्जी पैकेट्स एंड देन एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड एज एन फोटॉन्स, द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू। दिस वाज द फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या था आइंस्टाइन का? तो जैसे ही यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसका मतलब है फोटोन उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है और हर फोटोन के पास खुद की एनर्जी है। ओके सो देयर इज अ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस एंड द फोटॉन्स। ओके तो इलेक्ट्रॉन्स उन फोटोन की एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते दिस इज द मेटल सरफेस, ओके, दिस मेटल सरफेस contain large number of electrons, okay, which are bonded with the crystal. कुछ interior electrons भी है like this one, okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही लाइट इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही लाइट इंसिडेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, this light is consist of an photons, okay, it consists of an photons having energy h nu where nu is the frequency of incident light. तो according to second assumptions of Einstein, जब भी फोटॉन्स या लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो हर फोटॉन, ओके, हर फोटॉन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को जैसे वो कोलाइड होंगे तो इस फोटॉन की जो भी एनर्जी है वो पूरी की पूरी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा और जैसे वो एनर्जी एक्वायर कर लेगा सो दिस इलेक्ट्रॉन ओके स्टार्ट इमिटिंग फ्रॉम दिस सरफेस। सो अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिल गया, खुद की एनर्जी मिल गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशन कौन से है वो भी हम देखेंगे। सिर्फ इतना याद रखिएगा जो भी एनर्जी, जो भी रेडिएशन हम इंसिडेंट कर रहे हैं दैट रेडिएशन इज कंसिस्ट ऑफ एन फोटॉन्स, ईच फोटॉन कैरी एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके हर एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी है। जब यहाँ पे लाइट का इंटरेक्शन मेटल सरफेस हो रहा है, मेटल सरफेस में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो
लाइट में क्या है, फोटॉन्स है, तो यहाँ पे फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हो रहा है। और आइंस्टाइन ने ये भी अज्यूम किया है कि द इंटरेक्शन ऑफ वन फोटोन विद द टू और मोर इलेक्ट्रॉन इट इज नेग्लिजिबल, यानी दो और दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन विद वन फोटोन या दो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वहाँ पे इंटरेक्शन होगा तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा। अब जैसे इंटरेक्शन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया फोटोन की पूरा, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। ओके, अब बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये डिपेंड है कि उस इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए मिनिमम जो भी एनर्जी चाहिए उतनी अगर मिलता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अब मान के चलिए यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस के बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। जो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है, उस मेटल के सरफेस पे है, उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के बाहर आने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज कॉल्ड एज एन वर्क फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज एन वर्क फंक्शन। ओके, अब जैसे कि फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, जो भी फोटोन वो एब्सॉर्ब कर रहा है उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जांपल, अगर आने वाला फोटोन जो भी है उस फोटोन की एनर्जी, मान के चलिए ये जो भी फोटोन यहाँ पे आने वाला है उस फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फोटोन की एनर्जी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम बाहर निकलने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, मान के चलिए इट इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है, उस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। क्योंकि खुद के तो बाहर नहीं निकलेगा, वो बाउंडेड है, और उसको फ्री करना है, उसको बाहर निकालना है, तो आपको मिनिमम इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। ओके, तो इसका वर्क फंक्शन कितना है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आने वाले फोटोन की एनर्जी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये सफिशिएंट है? यस, आंसर इज दैट इट इज सफिशिएंट। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, पूरा का पूरा एब्सॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब करने के बाद उसको बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी लग रहा है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके बाद बचा कितना है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बचा था वो इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आ रहा है। ओके, ये मैं सब हटा देता हूँ। यहाँ पे जो भी कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करने वाले उसके बेसिस पे ये सभी प्रॉपर्टीज आप खुद के एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फोटोन की एनर्जी कितना था, इट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोटोन की एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h न्यू से। ओके, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो भी लगता है एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज एन वर्क फंक्शन। सो ये हो गया वर्क फंक्शन। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद अगर उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बचता है कुछ, तो वो किस में कन्वर्ट कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी करके यूज करेगा। सो काइनेटिक एनर्जी विच इज नथिंग बट द हाफ mv²। ओके, हाफ mv²। अब यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन निकल के आ रहे हैं, हम कितना एनर्जी दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर निकलने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी लग रहा है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बचा कितना है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इसके बेसिस पे h न्यू इट इज इक्वल्स टू W0 प्लस हाफ mv²। अब यहाँ पे ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो h न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv_max²। ओके, ये होगा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे आप जितने भी प्रॉपर्टीज आपको मिल रहे थे वो आप यहाँ पे अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर सकते हो। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आता है। ओके, अब मुझे बताइए कि जो भी रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, तो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर h न्यू, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उस फ्रीक्वेंसी पे हर फोटोन की एनर्जी जो भी होगा वो कम होगा। ओके, यहाँ पे अगर हम देख रहे थे कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए था, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ओके अगर उस फोटोन की एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन से कम है, मान के चलिए इट इज 1.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फोटोन की एनर्जी है। क्या इतना एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर आएगा? द आंसर इज दैट नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको सरफेस से बाहर आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा? 1.5। फोटोन एनर्जी कितना दे रहा है? 1.49, थोड़ा कम है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जब हम रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ एच न्यू नॉट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हर एक फोटोन की एनर्जी कितना होना चाहिए? एच न्यू नॉट। ओके दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इतने फोटोन की एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, जैसे ही वो इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी, विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। तो ये अगर ये करते हो तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है, एच न्यू नॉट दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट, दैट इज द वर्क फंक्शन। ओके अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर है तो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ओके सो ये था एक्सप्रेशन। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हम ये कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट होगा, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स या वेव थ्योरी का कहना था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके तो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जो भी एनर्जी आप दे रहे हो वो दो कामों के लिए यूज होता है। सो फर्स्ट वन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज टू जस्ट सरफेस से लेफ्ट होने के लिए, सरफेस से बाहर निकलने के लिए। Okay, that is called as a work function. Remaining amount of energy is used to do some for the kinetic energy. Okay, the remaining energy किसके लिए यूज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के लिए। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना ही फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करते हो तो सिर्फ बाहर निकलेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना होगा? 0। ओके तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम जो भी वेव थ्योरी जहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता, एक पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सेकंड, अब मान के चलिए कि आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, आप बहुत सारी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हो। अब इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स व्हाट आर द इंसिडेंट ऑन दिस फोटो सेंसिटिव मटेरियल वो बढ़ेगा। लेकिन हर फोटोन की एनर्जी चेंज हो रहा है क्या? नहीं, हर फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है। ओके अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ही बढ़ रहा है तो जो भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या वो चेंज होगा क्या? नहीं। तो जैसे कि वेव थ्योरी का कहना था कि इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हैं तो इमीडिएट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन रियलिटी में अगर देखते हो तो आप अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो यहाँ पे, ओके तो हर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हर फोटॉन की एनर्जी कैसा है? कांस्टेंट है, उतना ही है। आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन हर फोटॉन की एनर्जी उतना ही है। अगर हर फोटॉन की एनर्जी उतना है तो हर फोटॉन जो भी सरफेसेस है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन सेम होगा, तो इमीडिएट काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम होगा, व्हाट एवर द इट्स इंटेंसिटी। सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। ये दूसरा फेलियर था क्लास वेव थ्योरी का, जिसका कहना था कि इंटेंसिटी के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होता है। ओके हम बार बार यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं लास्ट पॉइंट जो भी हमें डिस्कस करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अगर मान के चलिए कि एक फोटोन है जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इंसिडेंट हो रहा है, और ये जो भी इलेक्ट्रॉन है विच इज़ इंटीरियर इनसाइड, ओके सो सरफेस के बहुत इंटीरियर में इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस फोटोन का इंटरेक्शन अगर होता है, इस फोटोन की एनर्जी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फोटोन जब इसके साथ इंटरेक्ट होगा तो ये पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर लेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा, अब इसको सरफेस के बाहर निकलना है। अब इसका वर्क फंक्शन तो इतना ही होगा, नो डाउट, लेकिन जैसे ये एब्सॉर्ब करेगा, जैसे ये बाहर निकलना चाहेगा, दिस इलेक्ट्रॉन मे कोलाइड विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, इट मे कोलाइड विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे कोलिजन होता है तो बाहर निकलने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ रहा है, और ऐसे फोटोन की काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा कम होगा। अरे जितना अंदर का इलेक्ट्रॉन के साथ ये फोटोन को ये इंटरेक्ट हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए
इन सबसे कोलाइड होने के बाद वो बाहर निकलेगा, तो कोलिजन में उसको कुछ एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही बैकग्राउंड से नहीं आ रहे। ओके कुछ इंटीरियर से आ रहे, कुछ बहुत ही इंटीरियर से आ रहे थे, लाइक दैट वन। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा, लेकिन जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है वो इक्वेशन ये आएगा। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनके हेल्प से आइंस्टाइन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के जो भी रिजल्ट्स थे उनको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बता दिया। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल रहे थे अभी तक, उनको थोड़ा इमेजिन करके देखिए अभी कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, और जो भी 2-3 पॉइंट्स मैंने अभी बताया उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स आपको मिले थे, आप उसको पूरे डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो बहुत बड़ा वीडियो हो गया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।